दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति। हाजी मोहम्मद पटेल साहब और बहन सायरा पटेल जी, इनकी तरफ से ये ख़ास इतना शानदार ये प्रोग्राम रखा गया है। आज 40 साल से हमारे हाजी मोहम्मद पटेल साहब और बहन सायरा पटेल जी समाज सेवा का ये प्रोग्राम करते हैं। तन मन धन से ये सभी के काम आते हैं। मैं प्लेबैक सिंगर मोहम्मद शफी आज 40 साल से इनके साथ ही मैं जुड़ा हूँ। कई इनके मैं प्रोग्राम्स किया हूँ, मुंबई, आउट ऑफ मुंबई के बाहर भी मैंने इनके प्रोग्राम्स किए हैं। और आज खुशी का दिन है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर, मुबारक मौके पर यह आज आपके सामने इतना शानदार प्रोग्राम हो रहा है। और हमारे बीच मुंबई का मशहूर मीडिया आमना सामना मीडिया, उनके भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आमना सामना के एडिटर जनाब मोहतरम राशिद अजीम साहब भी यहाँ पे रौनक महफिल हैं। राशिद अजीम साहब का तहे दिल से उनका इस्तकबाल है, उनका स्वागत है आमना सामना मीडिया की। और दूसरी बात है, हमारे बीच जनाब मोहतरम मोहम्मद सिराज साहब भी यहाँ पर आए हैं। मोहम्मद सिराज साहब भी, उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं प्लेबैक सिंगर मोहम्मद शफी और मेरे साथ में बहुत ही अच्छी फनकारा लीला पटेल जी, ये म्यूज़िक ट्रैक पे हम लोग गीत गाएंगे आपके सामने। ये देख के दिल झूमा, ली प्याले अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ली प्याले अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले। दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई। ये देख के दिल झूमा, ली प्याले अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल।
नए अरमानों से आबाद मेरे दिल की नगरी। बरसों से खिज़ां का मौसम था, बरसों से खिज़ां का मौसम था। वीरान पड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान पड़ी दुनिया थी मेरी। हाथों में तेरा आंचल आया के बाहर आई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल। यहाँ पर सभी मेहमान जितने भी आए हैं, सभी का जनाब मोहतरम मोहम्मद पटेल साहब की तरफ से सभी का इस्तकबाल है। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। गुनगुनाए से जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना ज़मीं पे। झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा।
आए सावन का जब जब महीना, हर कोई ये समझे होगी वो कोई चंचल हसीना। पूछो तो कौन है वो रुत ये सुहानी है, मेरी महबूबा महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा बड़ी मस्तानी है, मेरी महबूबा। हमारे बीच बहुत ही अजीम हस्ती यहाँ पर आई हैं। हमारे चहीते, हमारे हर दिल अजीज़ जनाब मोहतरम रफ़ीक सर यहाँ पर आए हैं। हम सब की तरफ से, मैं ख़ास मोहम्मद शफ़ी की तरफ से हमारे रफ़ीक सर, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। उनके सैकड़ों में प्रोग्राम्स किया हूँ रफ़ीक सर के, और आज इस प्रोग्राम में रफ़ीक सर यहाँ पर आए। मैं मोहम्मद शफ़ी और मोहम्मद पटेल साहब, सायरा आपा जी की तरफ से ख़ास रफ़ीक सर का बहुत तहे दिल से उनका शुक्रगुज़ार है। आज कीमती वक्त लेकर रफ़ीक सर यहाँ हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं, रौनक के महफिल है, उनका तहे दिल से शुक्रिया। फिल्म सच्चा झूठा ये गीत गा रहा हूँ मैं। मेरी खुशनसीबी है कि मैंने राजेश खन्ना जो हीरो थे इस फिल्म के, उनके साथ में वर्ल्ड में शो किया। राजेश खन्ना साहब, जया प्रदा जी मेरे गाने पे डांस करते थे, राजेश खन्ना साहब। वो गीत आपको सुना रहा हूँ। मैं मोहम्मद शफ़ी और हमारी लीला पटेल जी। गा तो हम भी सकते हैं, गा तो हम भी सकते हैं, लेकिन वो आवाज़ कहाँ से लाएं। बजा तो हम भी सकते हैं, लेकिन वो साज कहाँ से लाएं। ऐ शहंशाह नाज है तुझको ताजमहल पर, बना तो हम भी सकते हैं, लेकिन मुमताज़ कहाँ से लाएं। क्योंकि राजेश खन्ना साहब की जोड़ी थी मुमताज़ हीरोइन की, उनको तो नहीं ला सकते। हम लोग लीला पटेल जी को लाए हैं पटाकर यहाँ पर। लीला पटेल जी, मैं मोहम्मद शफ़ी एक डुएट गीत आपके सामने पेश करेंगे। शुक्रिया। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। अदाएं दिल की जानता ही नहीं, अदाएं दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए न ये सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो।
मुझसे ये मेल तेरा, मुझसे ये मेल तेरा, ना हो एक खेल तेरा, ये करम मुझ पे कुछ ज्यादा है। अदाएं दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, बन गई हो मेरी सदा के लिए, बन गई हो मेरी सदा के लिए, या मुझे यूं ही तुम बनाती हो, कहीं बाहों में न भर लूं तुमको, क्यों मेरे हौसले बढ़ाती हो। हौसले और करो, हौसले और करो, पास आते ना डरो, दिल ना तोड़ेंगे अपना वादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। अदाएं दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। युक्ता अर्थ श्रीवास्तव साहब के लिए जोरदार तालियां। और आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो ख़ास ड्रामा है, हमारे बहुत अजीज़ दोस्त हैं हमारे मुजीब खान साहब, उनका ही ड्रामा है। लीजिए। मोहम्मद शफ़ी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाज़रीन महफ़िल, आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आदरणीय जनाब मोहम्मद पटेल साहब को उनका खैर मकदम करता हूँ। और मैं युक्तार्थ श्रीवास्तव आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। ये जैसा आपने यहाँ बैनर देखा और इधर लिखा हुआ है जो दास्तान महात्मा, तो ये ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन और आइडियल ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी मुंबई की जानिब से आज चूँकि 2 अक्टूबर है और ये दास्तान महात्मा हम करते हैं, और एक तरीका है खराज अकीदत पेश करने का महात्मा गांधी को। और आइडियल ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी मुंबई इस तरह के बहुत सारे नाटक खेलता है। हम मुंशी प्रेमचंद की 314 कहानियों को स्टेज कर चुके हैं, और स्टेज से रिलेटेड तो बहुत हम नाटक खेलते रहते हैं, लेकिन दास्तां गोई एक ऐसी विधा है, एक कला है जो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था बीच में कि लुप्त हो रही है। तो दास्तान महात्मा में हमने कोशिश की कि क्यों ना इसको रिवाइव किया जाए। थोड़ा सा आपको इस पे ब्रीफ करूं अगर, तो दास्तां गो जो पहले होते थे, तो ऐसी कहानियां प्रचलित हैं कि दास्तां गो की एक टीम होती थी। जैसे कव्वाल होते हैं तो एक लीड कव्वाल होता है, और उनके साथ उनको सपोर्ट करने के लिए और 5-10 कव्वाल साथ में रहते हैं। और एक बड़ा मशहूर किस्सा है इसमें कि दास्तां गोई चल रही थी किसी राजा के महल में, और रोज़ शाम को 2 घंटे दास्तां गो आते थे और कहानी को क्रमवार आगे बढ़ाते जाते थे। अब जो उनके लीड दास्तां गो थे, उनको किसी वजह से कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ गया, और फ़र्ज़ करें कि सपोज़ मुंबई में इवेंट हो रहा है और उनको किसी बहुत ज़रूरी काम से पूना जाना पड़ गया। पुराना ज़माना था, आने जाने में 2 दिन 3 दिन लग जाते थे। तो उन्होंने अपने बाकी लोगों से कहा कि भाई ज़रा इस बात को संभालना, और मैं जल्दी से अपना काम निकाल के वहाँ से 2 दिन 3 दिन में आ जाऊँगा। तो हर शाम के 2-2 घंटे आप लोगों को संभालना है। अब उस समय कहानी वो दास्तां कुछ ऐसे मोड़ पे थी कि एक बारात आई है और बारात आके रुकी है, और बारात का स्वागत सत्कार हो रहा है, और एक राजा की बेटी की शादी दूसरे राजकुमार से हो रही है। और कहानी वाकई में क्या है ये सिर्फ उस लीड दास्तां गो को ही मालूम था। अब वो वहाँ जाके अटक गए और उनको 2 दिन की जगह लग गया पूरा 1 हफ्ता। लेकिन जो बाकी दास्तां गो थे वो रोज़ जाते थे और दास्तां सुनाते थे, और किसी को ये महसूस नहीं हुआ कि ये कहानी तो आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो वो इस खूबी से दास्तां सुनाते थे कि वो सिर्फ स्वागत सत्कार ही करवाते रहे कि हाथी आ रहे हैं, घोड़े आ रहे हैं, और अशरफियाँ हैं, और इनका स्वागत उनका स्वागत। तो ये एक बड़ी अच्छी विधा थी जो भारत में और आसपास के और कुछ मुल्कों में बहुत
प्रचलन में थी, लेकिन धीरे धीरे इसका चलन कम हो गया। हमने ऐसी कोशिश की कि महात्मा गांधी की जो दास्तान है इसको कुछ हिस्सों में तोड़कर दास्तां गोई, क्योंकि आजकल की जैसी भागदौड़ और आजकल का जैसा ज़माना है, बहुत ज़्यादा वक्त लोगों के पास है भी नहीं। लेकिन आज चूंकि ऐसा अवसर है, आज 2 अक्टूबर का दिन है और हम महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, तो दास्तां गोई के कुछ अंश उनकी जो जीवनी है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, उनकी आत्मकथा से हमने लिए हैं और ये आपके सामने पेश करता हूं मैं। 30 जनवरी 1948 का वो काला दिन, जिस दिन महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और उस दुर्घटना ने लोगों को स्तब्ध कर दिया। और उसके बाद मशहूर शायर नज़ीर अकबराबादी ने एक नज़्म कही, उस नज़्म से मैं शुरुआत करता हूँ। वो कहते हैं, तेरे मातम में शामिल हैं, तेरे मातम में शामिल हैं ज़मीनो आसमां वाले, अहिंसा के पुजारी सोग में हैं 2 जहां वाले। तेरा अरमां पूरा होगा ऐ अमनो अमा वाले, तेरे झंडे के नीचे आएंगे सारे जहां वाले। मेरे बूढ़े बहादुर इस बुढ़ापे में जवां मर्दी, मेरे बूढ़े बहादुर इस बुढ़ापे में जवां मर्दी, निशा गोली के सीने पर हैं गोली के निशा वाले। निशा है गोलियों के या खिले हैं फूल सीने पर, निशा है गोलियों के या खिले हैं फूल सीने पर। उसी को मार डाला जिसने सर ऊंचा किया सबका, उसी को मार डाला जिसने सर ऊंचा किया सबका। न क्यों गैरत से सर नीचा करें हिंदुस्तान वाले। मेरे गांधी जमी वालों ने तेरी कद्र जब कम की, मेरे गांधी जमी वालों ने तेरी कद्र जब कम की, उठाकर ले गए तुझको जमी से आसमां वाले। जमी पर जिनका मातम है फलक पर धूम है उनकी, जमी पर जिनका मातम है फलक पर धूम है उनकी। जरा सी देर में देखो कहां पहुंचे कहां वाले, पहुंचता धूम से मंजिल पे अपना कारवां अब तक, पहुंचता धूम से मंजिल पे अपना कारवां अब तक। अगर दुश्मन न होते कारवां के कारवां वाले, सुनेगा ए नजीर अब कौन मजलूमों की फरियादें, सुनेगा ए नजीर अब कौन मजलूमों की फरियादें। फुगा लेकर कहां जाएंगे अब आहो फुगा वाले, फुगा लेकर कहां जाएंगे अब आहो फुगा वाले। शुरुआत करता हूं दास्ताने महात्मा की, उन्हीं की आत्मकथा से लिए हुए संस्पर्श। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जो गांधी कुटुंब या गांधी परिवार है, ये पंसारी का धंधा किया करता था और गांधी जी से पीछे की 3 पीढ़ियों से वो दीवानगिरी करने लगे। ओता गांधी अथवा उत्तम चंद गांधी पोरबंदर में दीवान थे, लेकिन वहाँ किसी राजनीतिक खटपट के चलते उन्हें जूनागढ़ में जाकर शरण लेना पड़ी। लेकिन फिर भी वो अपने राज्य के वफादार थे और एक दफ़ा वहाँ उन्होंने किसी नवाब को बाएं हाथ से सलाम किया। जब उनसे इस अभिनय का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब क्या करूं, दाहिना हाथ तो कब का पोरबंदर को अर्पित कर चुका हूं। ओता गांधी की एक के बाद एक 2 शादियां हुई और पहली शादी से 4 और दूसरी शादी से 2 बच्चे हुए। 5वें नंबर पे थे काबा गांधी अथवा करमचंद गांधी, जो महात्मा गांधी और बापू के पिता थे, और सबसे छोटे थे तुलसीदास गांधी। आप दोनों भाइयों ने भी बारी बारी से पोरबंदर में दीवानगिरी का काम किया। अपने पिता को याद करते हुए महात्मा गांधी कहते हैं कि उनके घर में, परिवार में और घर के बाहर उनके पिताजी के बारे में यही धारणा थी कि उनके पिताजी रिश्वतखोरी से दूर रहते हैं, बहुत संयम से अपना जीवन यापन करते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, ईमानदारी से जीवन काटते हैं। और यही तमाम गुण महात्मा गांधी में भी आए। अपने पिताजी की शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी बताते हैं कि उनकी औपचारिक शिक्षा बहुत कम थी। किसी गुजराती के स्कूल में 5वीं कक्षा में जितना ज्ञान दिया जाता है, लगभग उतना ही ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था। लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी सहज बुद्धि बहुत तीव्र थी, वो बारीक से बारीक मसले भी बड़ी कुशलता से हल कर लिया करते थे। 1000 लोगों से काम निकाल लेने में भी उन्हें कोई परेशानी न पेश आती थी। अपनी माताजी को याद करते हुए महात्मा गांधी बताते हैं कि उनकी माताजी एक बड़ी साध्वी स्त्री थी, व्रत रखा करती थी और
2 दिन 3 दिन का व्रत रख लेना उनके लिए कोई बड़ी बात न थी। तरह तरह के व्रत ठानती और कुशलता से उन्हें पूरा करती। एक दफा चंद्रायण के व्रत के दौरान उनकी तबीयत बुरी तरह से खराब हो गई, लेकिन तब भी उनकी माता जी ने व्रत को तोड़ा नहीं, व्रत पूरा किया। एक चतुर्मास में उन्होंने व्रत लिया कि चंद्र मास का व्रत तो बहुत करती हूँ, इस चतुर्मास में सूर्य नारायण के दर्शन करके ही भोजन करूंगी। अब चौमासे में अक्सर ऐसा होता है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक सूरज देवता के दर्शन नहीं होते, और ऐसा ही कुछ हुआ। 2 दिन बीत गए और सूरज के दर्शन न हुए। तब गांधी जी अपने बचपन को याद करके बताते हैं कि सभी बच्चे अपने घर के आंगन में जाकर इकट्ठे हो जाते और जैसे ही सूरज दिखाई देता सब शोर मचाते कि माँ जल्दी बाहर आओ, अम्मा बाहर आओ, सूरज बाहर आया है। और उनकी माता जी दौड़ती हुई आंगन में आती, तब तक सूरज वापस बादलों में छिप जाता और वो ये कहती हुई वापस भीतर चली जाती कि कोई बात नहीं बेटा, शायद आज नसीब में भोजन नहीं। इस तरह की माँ और ऐसे पिता के घर में संवत 1925 की भादो मास की 12 को, यानी यूं कहें कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी या बापू कहते हैं। अपने बचपन की स्कूली शिक्षा उनकी पोरबंदर में ही हुई और वहाँ कोई बहुत उल्लेखनीय घटना उन्हें याद नहीं आती, सिवाय इसके कि कुछ पहाड़े उन्होंने याद किए और अपनी कक्षा के बाकी बच्चों के साथ साथ मास्टर जी को गाली देना सीख गए। इस बात का उल्लेख करते हुए वो कहते हैं कि वो बच्चे कहा करते थे, इकड़े एक पापड़ शेक, पापड़ कच्चो खाली स्थान, मारो खाली स्थान। पहले खाली स्थान में मास्टर का नाम आता था और दूसरे खाली स्थान में उस पर छोड़ी जाने वाली गाली। महात्मा गांधी अपनी जीवनी में लिखते हैं कि बावजूद इसके कि उन्हें उन मास्टर जी का नाम अच्छी तरह से याद है, वो उन्हें अमर नहीं करना चाहते और गाली तो लिखने की कोई बात ही नहीं। इसके बाद जब उनकी उम्र कोई लगभग 7 वर्ष की रही होगी, तब उनके पिताजी राजकोट पहुंच गए, साथ साथ महात्मा गांधी भी वहां पहुंच गए। उस दौरान उन्हें एक घटना याद आती है जब उनकी शाला में जो एजुकेशन इंचार्ज होते हैं उनका दौरा हुआ। मिस्टर जॉइल्स उनकी शाला का परीक्षण निरीक्षण करने के लिए हाजिर हुए और तब उन्होंने सभी बच्चों को 5-5 शब्द लिखने के लिए दिए, जिनमें से एक शब्द केटल था। गांधी जी ने उसके हिज्जे गलत लगाए थे। उनकी कक्षा के जो मास्टर थे वो सभी बच्चों के बीच में टहल रहे थे। उन्होंने इस बात को देखा और गांधी जी को अपने जूते के इशारे से अपने हिज्जे बाजू वाले लड़के की तख्ती से देखकर सुधार लेने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी ये बात समझ न सके। वो तो यही समझ रहे थे कि मास्टर जी घूम घूम के ये देख रहे हैं कि भाई बच्चे एक दूसरे की तख्ती से नकल न करें। नतीजा ये हुआ कि पूरी कक्षा के बच्चों के 5 में से 5 शब्द सही आए और सिर्फ एक गांधी जी मूर्ख ठहराए गए। बाद में बहुत खुल के उनके मास्टर जी ने इस बात को उन्हें समझाया कि भाई मैं तुमसे कह रहा था और तुमने क्यों नहीं ठीक कर लिया। लेकिन गांधी जी अपनी जीवनी में स्वयं लिखते हैं कि ऐसा वो अपने जीवन में कभी न कर सके। बावजूद इसके अपने उन मास्टर जी का आदर सम्मान उनकी नज़रों में ज्यों का त्यों बरकरार रहा। आगे चलकर उन्हीं मास्टर जी के बारे में उनके कुछ और ऐब भी महात्मा गांधी पर उजागर हुए, लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि दूसरों के अवगुण ना देखने का गुण उनमें बचपन से था। इसी तरह उनकी मित्रता उनके एक खास मित्र से हुई। हालांकि बचपन में वो बहुत शर्मीले स्वभाव के थे और इसी वजह से ज़्यादा मित्र न बने। ठीक शाला के समय पर स्कूल पहुंचते और घंटी बजते ही सीधे अपने घर की राह लेते। गांधी जी इसके 2 कारण बताते हैं। पहला कारण तो ये कि वो ज़रा शर्मीले स्वभाव के थे और उनको लगता था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। दूसरा ये कि वो अपने पिता की सेवा करना चाहते थे। बचपन में अपनी शाला का काम बस जैसे तैसे पूरा हो जाए, इतना ही उनका प्रयास रहता था, जिसका जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि संभवतः उस वक्त मैं मंदबुद्धि रहा हूँगा। शाला का काम ये ठीक से पूरा नहीं होता तो इसके अलावा कुछ और लिखने पढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन एक दफ़ा उनकी नज़र उनके घर में पड़ी एक पुस्तक पर पड़ी जो उनके पिताजी लेकर आए थे। श्रवण पितृ भक्ति नाटक, एक पुस्तक उनको महात्मा गांधी को अपने घर में मिली और उन्होंने उसे पूरा पढ़ डाला। उसी वक्त कुछ संयोग ऐसा हुआ कि जो घर घर जाके शीशे में चित्र दिखाने वाले घूमा करते थे पहले, वो कोई उनके घर पे पहुंचे और उन्होंने शीशे में श्रवण का एक चित्र देखा जिसमें श्रवण कांवर में अपने माता और पिता को लेकर यात्रा पर निकला है। उसी दौरान उनके घर के पास एक नाटक कंपनी आई थी
वो नाटक खेलने वाले थे और उस नाटक को देखने के लिए जाने की इजाज़त महात्मा गांधी को मिल गई। वो लिखते हैं कि वो हरिश्चंद्र का आख्यान था। इन दो चीज़ों का इतना गहरा प्रभाव उन पे बचपन में उनके मस्तिष्क पर पड़ा। हरिश्चंद्र नाटक वो कहते हैं कि बार बार देखने की इच्छा होती थी, लेकिन बार बार देखने की अनुमति तो मिल नहीं सकती थी। बावजूद इसके अपनी कल्पना में, अपने मन में उन्होंने कई बार उस नाटक को खेला और वो ऐसा मानने लगे थे कि जैसी विपत्तियां उसमें हरिश्चंद्र पर पड़ती हुई दिखाई हैं, वैसी विपत्तियां और उनसे जूझते हुए सत्य के रास्ते पर कायम रहना ही असली जीवन है। इसी वजह से वो बहुत ज़बरदस्त मातृभक्त और पितृभक्त भी थे। अपने बचपन की एक और याद को बताते हुए वो कहते हैं कि उनके एक रिश्तेदार मित्र जो उनके हम उम्र थे, उनके साथ दो बच्चों को, दो बालकों को बीड़ी पीने का शौक हो गया। अब महात्मा गांधी के जो काका थे, यानी काबा गांधी से बड़े वाले भाई, वो बीड़ी पिया करते थे और उनके बीड़ी के फेंके हुए डूठे वहाँ पड़े रहते थे। तो बच्चे उन डूठों को बटोरते और कहीं कोने में जाकर छिपकर उन डूठों को जलाकर पीने की कोशिश करते, लेकिन उनसे धुआं ना निकलता था। फिर उसी के लिए उन्होंने घर के नौकर की जेब से कुछ पैसे, 2 पैसे चुराए, बीड़ी खरीदी, लेकिन 2-4 बीड़ी पी ली, अभी बाकी बीड़ियाँ कहाँ रखें, माचिस कहाँ छुपाएं, तो बहुत सारी परेशानियाँ पेश आ रही थीं। इसके बाद किसी ने उनको बताया कि एक कोई पौधा होता है जिसके डंठल को जला के फूंकने से बीड़ी की तरह धुआं निकलता है। उसका प्रयोग किया गया, उसमें भी मज़ा नहीं आया। दोनों बालकों को ये लगा कि यार ये कैसा जीवन है जहाँ अपनी मर्जी से हम बीड़ी भी नहीं पी सकते। बहुत परेशान हो गए और तय किया कि ऐसे जीवन से तो मौत अच्छी है, आत्महत्या कर ली जाए। आत्महत्या करने का निश्चय किया। अब आत्महत्या कैसे की जाए, फिर रिसर्च शुरू हुई। पता लगाया तो मालूम चला कि धतूरे के बीज खाने से मौत हो जाती है। दोनों बालक जंगल में गए, धतूरे के बीज बटोर कर लाए। शाम का वक्त आत्महत्या करने के लिए तय किया। फिर सोचा आत्महत्या करना ही है तो उससे पहले ईश्वर के दर्शन कर लें। तो शाम को मंदिर गए, मंदिर की दीपमाला में घी अर्पित किया, उसके बाद आत्महत्या करने बैठे। अब नए नए सवाल आने लगे दिमाग में कि कितने बीज खाने से हत्या मृत्यु हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीज खा लिए और तुरंत मृत्यु भी ना हुई, तब तो और बुरी बात हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे सवालों से जूझते हुए दोनों बालक मित्रों ने यह तय किया कि अभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि बहुत बचपन में इस तरह के बात के हो जाने की वजह से जब उनसे कोई आत्महत्या करने की बात करता था या धमकी देता था तो वो उसे बहुत लाइटली लिया करते थे, क्योंकि वो ये बात जान चुके थे कि आत्महत्या का विचार कर लेना आसान है, आत्महत्या करना आसान नहीं। उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने एक दफ़ा कुछ कर्ज लिया और उस कर्ज की अदायगी किसी तरह से हो नहीं पा रही थी। लगभग 25 रुपए का कर्ज था। सब बच्चों ने मिलकर बहुत विचार किया और ये तय किया कि उनके भाई के हाथ में एक मोटा सोने का कड़ा था, उस कड़े को कटवा कर उसमें से 1 तोला सोना निकाल लेना कोई मुश्किल काम न था, उससे कर्ज की अदायगी हो जाएगी। बच्चों ने वैसा ही किया, सोना कड़ा कटवाया गया, सोना निकाला, कर्ज चुका दिया गया। लेकिन ये बात अपने माता पिता से छुपाई, इसका बोझ इतना ज़्यादा हो गया महात्मा गांधी पर कि उन्हें रातों को नींद आना बंद हो गई। बहुत विचार किया, फिर उन्होंने सोचा कि जाकर साफ साफ अपने पिताजी को बता देता हूँ। कई बार पिताजी के सम्मुख पहुँचे लेकिन बताने की हिम्मत ना हुई। उन दिनों उनके पिताजी भगंदर की बीमारी से जूझ रहे थे और घर पर आराम करते थे, खटिया छोड़कर तखत पर लेटते थे। जब किसी तरह भी ये बात कहते न बनी तो फिर उन्होंने निश्चय किया कि पत्र में लिखकर ये बात अपने पिताजी को बता दी जाए तो बेहतर होगा। उन्होंने एक पत्र लिखा, लंबा पत्र, और जाकर वो पत्र अपने पिताजी के हाथ में थमा दिया। उनके पिताजी लेटे हुए थे, उन पत्र देखा, पत्र देखकर उठे, उठकर उस पत्र को खोला और पूरा पत्र पढ़ा। महात्मा गांधी को इस बात का भय तो बिल्कुल भी नहीं था कि पिताजी नाराज हो जाएंगे या मारेंगे पीटेंगे, लेकिन इस बात से ज़रूर डरते थे कि जब उनके पिताजी को ये बात पता चलेगी तो वो खुद पर नाराज़ होंगे। उनके पिताजी ने वो पत्र पढ़ा, उनकी आंखें भीग गईं, आंखों से मोती के बूंद गिरे और वो पत्र भीग गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, कुछ देर के बाद आंखें खोली और उस पत्र को फाड़ दिया। महात्मा गांधी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसी पत्र में महात्मा गांधी ने आइंदा कभी ऐसी गलती ना करने की कसम भी खाई थी। वो जो वाकया था वो महात्मा गांधी की जीवन में अहिंसा का पदार्थ पाठ साबित हुआ।
उस वक्त तो महात्मा गांधी ने उसे अपने पिता का प्रेम जाना, लेकिन आगे चलकर जब उस घटना पर और विचार किया तो उन्हें समझ में आया कि ये अहिंसा है और व्यापक रूप ले लेने पर यह अहिंसा क्या कर सकती है, इसका आज पूरा देश हमारा इसका गवाह है कि जब इस अहिंसा ने व्यापक रूप लिया तो बरतानवी हुकूमत को भी हिंदुस्तान को छोड़कर जाना पड़ा। उनके बाल्यकाल का ये एक प्रमुख अंग था। दास्ताने महात्मा जब हम करते हैं तो इसको 2 या 3 हिस्सों में करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का जीवन समझने के लिए एक जीवन कम है, लेकिन उसको अगर टुकड़ों में बांटा जाए तो ये पहला हिस्सा ख़त्म होता है। इसके आगे फिर वो मैट्रिकुलेशन के बाद उन्होंने कैसे कॉलेज किया, कॉलेज में भी चुनौतियाँ थीं क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो बम्बई और अहमदाबाद 2 ऑप्शन थे। जो फाइनेंशियली कमज़ोर होते थे वो अहमदाबाद चुनते थे, अहमदाबाद गए, फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया। वो दाखिला ले लेने के बाद फर्स्ट ईयर की पढ़ाई किसी भी तरह जम नहीं रही थी। तब उनके एक पारिवारिक मित्र उनके घर पहुँचे, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं इसको विलायत भेज के बैरिस्टर बनाया जाए। दूर दूर तक इस बात का तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि महात्मा गांधी पढ़ने के लिए विलायत जाएंगे, क्योंकि घर की माली हालत तो ऐसी थी ही नहीं। लेकिन जब किसी चीज़ को, कोई चीज़ नियति में बदी होती है तो वो कैसे भी करके हो ही जाती है। तो किस तरह की चुनौतियां सामने पेश आईं। उनके भाई साहब ने कर्ज लिया, अपनी बीवी के गहने उन्हें गिरवी रखने पड़े, फिर पानी के जहाज़ से विदेश की यात्रा की, 15 दिन लगते हैं। जून जुलाई से यहाँ बम्बई में आके इंतज़ार किया, तब लोगों ने कहा कि नहीं, ये मौसम ठीक नहीं रहता पानी के जहाज़ की यात्रा के लिए, ज्वार भाटा बहुत होता है, तुम अक्टूबर में जाना। इसी बीच गुजरात के एक दूसरे बैरिस्टर थे जो उसी वक्त लंदन जा रहे थे, तो उनके साथ लोगों को लगा कि भाई इनका साथ मिल जाएगा, चलो इनके साथ भेज दें। उन्होंने एक वाइट सेटन का सूट सिलवाया था और कल्पना की थी कि ये सूट पहनकर मैं लंदन में उतरूंगा। लेकिन रास्ते में जहाज़ में इतनी दिक्कतें पेश आईं, क्योंकि शर्मीले थे, डेक पे जाते नहीं थे, धूप में बैठते नहीं थे, विटामिन डी की कमी हो गई, खारे पानी का अनुभव था नहीं, रोज़ नहा लेते थे और साबुन लगा लेते थे, खुजली हो गई। लंदन में जाके एक अलग तरह का वातावरण था। यहाँ अपनी माता जी को वचन देकर गए थे कि मांसाहार नहीं करेंगे। वहाँ जाकर कैसे एडजस्ट हुए, वहाँ से विलायत से डिग्री लेकर जब वापस आए, बम्बई में रहने लगे, गिरगांव चौपाटी के पास कहीं पे रहते थे और हाई कोर्ट तक पैदल चल के जाते थे। पैदल गांधी जी को चल के जाने में 40 मिनट लगते थे। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गांधी जी बहुत तेज़ चला करते थे, तो अगर कोई आम जो लोग हैं जब अगर वो चल के जाएं तो शायद 50-55 मिनट या 1 घंटा लग जाए। बड़ी मुश्किल से पहला मुकदमा उनको जैसे तैसे हासिल हुआ, बहुत रेफरेंसिंग की उसके बाद, और जब ज़ेरा करने के लिए वहाँ अदालत में जाके खड़े हुए तो अदालत घूमने लगी। वकील, जज, मुलजिम सब चक्कर खाते नज़र आने लगे क्योंकि इन्हें चक्कर आ गया था। उसके बाद जैसे तैसे कुछ ऐसा संयोग बना कि साउथ अफ्रीका पहुँचे और वहाँ से उनकी ज़िंदगी ने फिर एक घुमाव लिया। ये सब बड़ी रोचक दास्तानें हैं, इनको हम दूसरे भाग में कवर करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पहले भाग के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और चाहूँगा कि हमारे आइडियल ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी के डायरेक्टर मुजीब खान साहब, जनाब मुजीब खान को मैं आवाज़ दूँगा कि वो यहाँ आएँ। ख़वातीन हज़रात, अभी आपने दास्ताने महात्मा सुना। यहाँ पर जब दास्तानें कही जाती हैं तो उसके लिए बहुत तामझाम होते हैं, लेकिन चूँकि हम रोड पर हैं तो तमाम चीज़ों का हम इंतज़ाम नहीं कर पाए। लेकिन एक ब्रीफ में आपने दास्तान को समाप्त फरमाया। मैं हमारे ओसा ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ साबु सिद्दीक़ के ताल्लुक़ से मैं 2 बातें कर दूं कि मोहम्मद हाजी साबु सिद्दीक़ साहब 19 साल की उम्र में आपने अपने वालिद का कारोबार संभाला और 21 साल की उम्र में आपका इंतकाल हो गया। और उस 2 सालों में आपने, बल्कि 3 सालों में आपने बहुत सारी चीज़ें की। उसमें साबु सिद्दीक़ स्कूल का क़याम भी था, पॉलिटेक्निक का क़याम भी था। उसी साबु सिद्दीक़ की देन है ओसा ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन, जो मुस्तकिल लगातार उन बच्चों को तालीम देती है और उनमें मदद करती है जो बच्चे माली तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर बहुत कमज़ोर हैं, और उनका पूरा खर्च ओसा बर्दाश्त करती है। 50 साल हो गए ओसा को, और ओसा अपने प्रोग्राम्स इन
इस पूरे साल में तकरीबन 50 प्रोग्राम्स पेश करेगी। आज का ये छठा प्रोग्राम ओसा की जानिब से आपके सामने पेश किया गया था। मैं हमारे बहुत पुराने मेंबर अनवर आज़ाद साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ़ लाएं और मोहम्मद भाई की खिदमत में ओसा की जानिब से ये शॉल पेश करें। जनाब अनवर आज़ाद साहब, मोमिन खान साहब भी यहाँ पर हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप भी ओसा के सबसे पुराने मेंबर हैं और जितने भी मेंबर्स ओसा में हैं वो सब अबाव 60 ईयर्स हैं, लेकिन वो सब के सब इतने एक्टिव हैं कि लगता है कि वो 16, 17, 18 साल के हैं और वो दौड़ के हर काम कर लेना चाहते हैं। तो उसी फहरिस्त में अनवर आज़ाद साहब का नाम सर फहरिस्त है। मोमिन खान साहब भी यहाँ पर हैं। मैं गुजारिश करूँ मोहम्मद भाई से कि आप तशरीफ़ लाएँ। ये आपको शॉल पेश करना चाहते हैं अनवर आज़ाद साहब। मोहम्मद भाई के 40 साल के सफ़र में मैं ये कह सकता हूँ कि आइडिया ने इन 40 वर्षों में 40 प्रोग्राम मोहम्मद भाई के लिए किए हैं। मैं दिल की गहराइयों से मोहम्मद भाई को अब मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप इसी तरह सलामत रहें और खिदमत करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए हमारे बीच आमना सामना के इतनी छोटी सी उम्र में इतनी तरक्की की है हमारे शाहीन पटेल जी, वो भी यहाँ पर आए हैं। उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। शाहीन पटेल जी आमना सामना के लीडर, हमारे मुंबई के सलाम मुंबई उसके संपादक माननीय बाबूलाल शेख साहब, उन्होंने भी एक बड़ी संस्था, उन्होंने आज उसका उद्घाटन होने जा रहा है हमारे सैयद पटेल साहब के मुबारक हाथों से। वो संस्था का नाम है बिस्मिल्लाह कैंसर ट्रस्ट, इसके नाम से ये संस्था का नाम है। तो उसका भी आज उद्घाटन होने जा रहा है मोहम्मद पटेल साहब के मुबारक हाथों से। बिस्मिल्लाह कैंसर ट्रस्ट, इसके मेन चेयरमैन सैयद बाबूलाल शेख साहब हैं और उनकी मिसेस शाहीन जी भी हैं। उन दोनों के हाथ से भी इनका सत्कार होगा, सायरा पटेल आपा जी का और मोहम्मद पटेल साहब का। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आज हम भले कितने भी बड़े हों, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, ये सब हम भारत के लाल हैं, भारत के बच्चे हैं हम। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न हो ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मुंबई का हमारा मशहूर आमना सामना मीडिया नेटवर्क है और इसके एडिटर शाहीन पटेल जी, उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। तालियां जोरदार तालियां बापू जी स्टेज पर आए, जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। अनवर आजमी साहब, उनके मुबारक हाथों से हमारे हर दिल अजीज
जिन्होंने इतना तन मन धन से ये प्रोग्राम रखा है, तो इससे पर उनका इस्तकबाल होना चाहिए, ये ज़रूरी है। मोहम्मद पटेल साहब का सत्कार हो रहा है, जोरदार तालियां चाहूँगा थोड़ा। यहाँ पर बहन मलिका आपा जी, उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। ये अपना प्रोग्राम है, ये अपनापन है, यहाँ पे कोई गैर नहीं है। थोड़ा तालियां तालियां दोस्तों। मोहम्मद पटेल साहब और हमारी बहन सायरा पटेल आपा जी, उनकी तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है खास 2 अक्टूबर गांधी जयंती के ये शुभ मुबारक मौके पर। और हमारे बीच हमारे शेर खान साहब भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल है शेर खान साहब का। मैं चाहूंगा 2 अल्फाज आपा जी के लिए, जोरदार तालियां। सबको सलाम वालेकुम। पटेल भाई और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तो मैं जब जब मुझे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी तो पटेल साहब ने बहुत मदद की। और यहाँ इस्माइल यूसुफ कॉलेज के एक्स स्टूडेंट बहुत सारे मौजूद हैं, शायद मुझे पहचानते होंगे। मैं 87 to 92 में बीए की वहाँ से। तो पटेल साहब का ने जो भी हेल्प की है उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। और अभी भी कुछ काम आएगा तो वो करेंगे, ऐसी मैं क्या बोलेंगे, उम्मीद रखती हूँ उनसे। थैंक यू। शुक्रिया मलिका जी। अब मैं जिस हस्ती से गुलदस्ता लिया हूँ, ये मेरे सेकेंडरी स्कूल के जूनियर कॉलेज के उस्ताद हैं। मैं इतना खुशनसीब हूँ, बांद्रा उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में पढ़ा हूँ आज से 40 साल पहले। असलम सर हैं, आज बड़ी दूर से आए हैं मेरे इस्तकबाल के लिए, मैं उनका शुक्रगुजार। लोकांची शक्ति हमारे सिराज शेख साहब, उनकी तरफ से मोहम्मद पटेल साहब का सत्कार हो रहा है। और दूसरा यलगार साहब, बस में यलगार साहब, उनके भी नाम से ये सत्कार हो रहा है। और हमारे बीच आपकी आवाज़ वेलफेयर एसोसिएशन के शेर अली खान साहब यहाँ पर आए, उनका भी इस्तकबाल है। अजान हो रही है। बज़्म यलगार सिपासनामा ये पेश कर रहे हैं हमारे हाजी मोहम्मद पटेल साहब को। सिपासनामा बज़्म यलगार ये पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यलगार साहब, यूसुफ यलगार। और आज हमारे बीच हम सब के अजीज़ जनाब मोहतरम हाजी फ़ारूक आज़म साहब रौनक के महफिल हैं, उनका तहे दिल से इस्तकबाल है हम सब की तरफ से। हमारे सिराज शेख साहब BBC न्यूज़ मीडिया है, बहुत सारी मीडिया यहाँ पर आई हैं, हम सभी के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। साजिदा खान आपा जी इला BMC स्कूल के मैडम सत्कार कर रहे हैं। अमूल कीर्तिकर साहब यहाँ पर आए, उनका भी इस्तकबाल है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खाने काबा का इतना मुबारक तोहफा, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत बहुत बड़ी बात है, अनमोल ये है। हमारे सायरा आपा जी रौनक के महफिल हैं, हमारे छोटे बापू नुमान जी। अस्सलाम वालेकुम। सर के लिए बस यही दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको सेहत दे और ख़ूब उम्र दराज करे और उनकी जो भी जायज़ ख्वाहिशात है वो पूरी करे। और अल्लाह पाक उनको बार बार हज के लिए और उम्रा के लिए
बुलाए। आमीन सुम्मा आमीन। अमूल कीर्तिकर साहब यहाँ पर आए हैं, उनका तहे दिल से इस्तकबाल है। अनुसिया सिंह मैडम यहाँ पर आई, उनका भी इस्तकबाल है। मुंबई के मशहूर यहाँ पर हस्तियाँ आए हैं और मुंबई के मशहूर सभी मीडिया न्यूज़, हम सभी के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आमना सामना एडिटर शाइन पटेल जी, उनका इस्तकबाल है। मशहूर शायर हमारे नज़र बिजनौरी साहब भी यहाँ पर आए, उनका भी इस्तकबाल है। हमारे एमएलए अमित साटम साहब भी, रौनक की महफिल है। एमएलए अमित साटम साहब, आपका तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं साहब, मोहम्मद पटेल साहब की तरफ से, हम सब की तरफ से। हमारे बीच जनाब मोहतरम हाजी फारूक आज़म यहाँ पर रौनक के महफिल है, उनका तहे दिल से इस्तकबाल है। मोहम्मद पटेल साहब की तरफ से, हमारी बहन सायरा पटेल आपा जी की तरफ से। हमारे एमएलए माननीय अमित साटम साहब यहाँ पर आए, उनका तहे दिल से इस्तकबाल है। हमारे फयाज साहब कुछ कहना चाहेंगे? एक बात मुझे याद आ रही है, एक 2-4 साल पहले की बात है। कोई फंक्शन चल रहा था मोहम्मद पटेल साहब के घर, और मैं चूँकि लॉकडाउन का ज़माना था, जेब में पैसे नहीं थे मेरे, तो मैं आया इनके घर और आखिर में खड़ा था और सारे लोग जो है वो गुलदस्ते वगैरह दे रहे थे। तो मोहम्मद पटेल साहब ने मुझे करीब बुलाया और एक गुलदस्ता मेरे हाथ में दिया और कहा कि ये आप मुझे दो। तो वो 1-2 सेकंड का जो मोमेंट था मुझे आज भी याद है, और वो ही इज़ सच लवली पर्सन, मोस्ट अमेजिंग पर्सन। एक जो वो जो मोमेंट था मुझे आज भी याद है। अल्लाह ताला इनको खूब सेहत दे और भी आगे जो ज़िंदगी अल्लाह इसमें बढ़ोतरी करे इंशाअल्लाह। सो मोहम्मद पटेल साहब, मैं वो मोमेंट कभी नहीं भूल सकता आपका। जज़ाकल्लाह। हमारे अंधेरी के शान अमित साटम साहब, उनका इस्तकबाल है स्टेज पर। मोहम्मद पटेल साहब और हमारी बहन सायरा पटेल आपा जी की तरफ से उनका इस्तकबाल है स्टेज पर। सलीम अलवारी साहब भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी इस्तकबाल है स्टेज पर। निज़ामुद्दीन राइन साहब, उनका भी इस्तकबाल है। अमित साटम साहब, मोहम्मद पटेल साहब की तरफ से, हमारी बहन सायरा पटेल आपा जी की तरफ से, इन सभी का स्टेज पर बहुत तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है। थोड़ा तालियां चाहूँगा, तालियां। जब हम प्रोग्राम में आए तो थोड़ा प्रोग्राम का भी एंजॉय, मज़ा लीजिए आप। हिंदुस्तान उर्दू डेली, ये नईम शेख साहब, सियासी तकदीर है, हाँ रफ़ीक शेख साहब, थैंक यू। साथियों, इस मुबारक घड़ी पर मैं इनकी फैमिली को और दोनों को बहुत मुबारकबाद देता हूं, और बड़ी खुशी की बात है कि इस इलाके के बहुत ही लोकप्रिय आमदार साटम साहब यहाँ हैं और अभी अपनी बात भी रखेंगे। लेकिन उससे पहले उनके शुभ हाथों एक ऐसी किताब जो हमारे समाज को आज बहुत ही अहम ज़रूरत है, ख़ास करके हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, इन्होंने मराठी से इस किताब का ट्रांसलेशन किया है। महात्मा फुले आज़ाद निस्वां, यानी बहनों की आज़ादी पर महात्मा फुले ने जो कुछ मराठी में लिखा उसका उन्होंने अनुवाद किया और इसको उन्होंने उर्दू में आज रखा, और उसका उद्घाटन या उसका इफ्तिताह जो है उस बुक का यहाँ के लोकल आमदार के हाथों होगा। हम सभी आज इसके गवाह बनेंगे। जब बुक आपकी तरफ साटम साहब दिखाएंगे तो सभी लोग खड़े होकर इसके लिए मुबारकबाद दें कि बहुत ही तारीखी काम है, क्योंकि महात्मा फुले ने जो आंदोलन महाराष्ट्र में किया और ख़ास करके एजुकेशन के लिए किया और बहनों के लिए किया, वो हिंदुस्तान के किसी रियासत में अब तक नहीं मिलता।
इसीलिए महाराष्ट्र को हम सलाम करते हैं कि ये वो नगरी है, ये वो धरती है जहाँ सबसे ज़्यादा ऋषि मुनि की तरह और समाज को नई दिशा देने के लिए यही सारे लोग पैदा हुए, चाहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे सबके से बड़े छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास जो आज पूरे हिंदुस्तान में, न बल्कि हिंदुस्तान में तो ये कहता हूँ कि दुनिया के अलग अलग जगहों पर उनके दौर की चीज़ें, जो आपसी भाईचारा का, जो उनकी फ़ौज का, उनके खजाने का, जिसमें हमारे मुस्लिम भाइयों का बड़ा पार्टिसिपेशन है, उन सब चीज़ों का तो ये महाराष्ट्र है जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर हैं, महात्मा फूले हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं। उन पर काम करना कोई आसान काम नहीं है। ये काम सायरा पटेल और मोहम्मद पटेल ने किया। साटम साहब, ये बड़ी तारीखी बात है कि हम ऐसे बुजुर्गों का और ऐसे महापुरुषों का अगर हमें थोड़ा सा भी उनके साथ या उनकी भावनाओं के साथ चलने का मौका मिले तो हमारे राजनीतिक जीवन का एक बड़ा सफल दौर शुरू होता है। तो मैं आज फिर बधाई देता हूं। आप लोगों से कहूंगा कि आप खड़े होकर इस किताब के इफ्तिताह पर एक खुशी जाहिर करें और दोनों को मुबारकबाद पेश करें। शुक्रिया। और हमारे बीच अंधेरी की जानी मानी हस्ती हाजी नवाज़ खान साहब भी रौनक के महफिल हैं, उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल है हाजी नवाज़ खान साहब का। आपको एक खुशखबरी देते चलूं वजीउद्दीन भाई ऊपर आइए। कि हमारे जो इलाके के आमदार अमित साटम साहब हैं, आपके इलाके में डिग्री कॉलेज की बुनियाद सर ने डाल दी है। जरा उनका तालियों से स्वागत करो। आपके लिए डिग्री कॉलेज का 75% काम हो गया है और सबसे ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला आपको खुशखबरी मिलेंगी। ये आपको ऐलान करना ज़रूरी था। डिग्री कॉलेज कोई मामूली बात नहीं होती। सर ने अपने खुद जाके अपने हाथों से मंत्रालय में उसकी बुनियाद कर दिए हैं और आगे इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द उसका पेपर में हर एक चीज़ में परमिशन का लेटर आउट हो जाएगा ओपनिंग। तो सब दुआ करो और साहब अच्छी तादाद में आपके चुन के आवे, ऐसे दुआ करो। साथियों, और एक बहुत ही मुबारक काम हो रहा है कि रफ़ीक साहब ने एक सिपासनामा उनके लिए लिखा है, पटेल साहब और उनकी बेगम के लिए। तो वो सिपासनामा वो पढ़ेंगे। और साथियों, ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि इस उम्र में भी वो पढ़ाई लिखाई का काम पटेल साहब करते रहते हैं। अभी बीच में यूनिवर्सिटी के उनके एक लेक्चर में हम लोग सभी थे, तो मुझे बेपनाह खुशी होती है जब कोई एजुकेशन पर काम करे। और आज यहाँ जिस तरह के लोग उनके फंक्शन में उनको मुबारकबाद देने आए, इससे लगता है कि समाज का वो तबका जो हमेशा कटा रहता है, लेकिन आज यहाँ ख़ास तौर से है। और साटम साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी अपना टाइम दिया। मैं रफ़ीक साहब से गुजारिश करूँगा कि सिफासनामे को पढ़कर आप लोगों को सुनाएं और फिर उसके बाद उन्हें हवाले करें। शुक्रिया। मंच पर उपस्थित हमारे मेहमानान मुअज़्ज़ज़ीन, सामने तशरीफ़ फरमा, ख़वातीन व हज़रात, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद पटेल साहब का मेरा साथ बहुत पुराना है। बहुत सारे साथ हमने काम किए हैं, काम कर भी रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, वो कभी थके नहीं। ये सारी बातें जो है मेरे दिल की बातें मैंने अपने इस सिफासनामा में तहरीर किया हूँ। सिफासनामा बखिदमत मोहम्मद पटेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपकी हमारे शख्सियत को ज़ब्त तहरीर में लाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं। मेरे अल्फाज और जज्बात शायद ही आपकी शख्सियत का अहाता कर सके। आपने एक तवील उम्र मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में शर्फ की है। इसकी मिसाल खाल खाल नहीं मिलती, खाल खाल ही मिलती है। आपने
बहुत सलीके और करीने से समाज व माशरे पर एक दास्तान रकम की है, जिससे आने वाली नस्लें कई दहाइयों तक मुस्तफ़ीद होती रहेगी। सियासी उतार चढ़ाव हो या तालीमी मैदान के नशे व फराज, कौमी यकजहती का मामला हो या मजहबी रवादारी का, आपने हर महाज पर अपने अनमिट नकोश छोड़े हैं। मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं होती कि आपने जुर्रत रिंदाना और फितरत कलंदाराना की तुफ़ैल मिल्लत की कश्ती को तलातुम खेज़ मौजों से बाहर निकालने की हत्तुल मुक़द्दुर कामयाब कोशिश की है। ज़िंदगी के नशे व फराज इब्न आदम की मीरास है। आपकी ज़िंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपने अपने अज़्म व हौसला और इस्तक़लाल के साथ इनका मुकाबला किया और कामयाबी और कामरानी की राह गुज़र पर अपना सफ़र जारी रखा। अपने मकसद हसना से कभी रूगर्दानी नहीं की। आपका सादा तरीन लिबास में वक़ार और मतानत का यह आलम है कि बड़े से बड़े मनसब पर फायज शख्स भी आपको अपने उसूलों से हटा ना सका। यह आपकी हमाजहज शख्सियत की करिश्मा साजिया आपकी हमाजहज शख्सियत की करिश्मा साजिया ही है कि ज़ात पात या मज़हब व मिल्लत से परे समाज का हर तबका आपको कद्र व मंजिलत की निगाह से देखता है। मुहब्बान मोहम्मद पटेल ये जान ले कि आपने बड़े तहम्मुल, वसीउल कल्बी, अनथक मेहनत, अखलास, ईमानदारी, अपनी दरवेशाना ताकत के ज़रिए हमेशा गर्म हवा के झोंकों को अब्र बहारा में तब्दील किया है। सारा दिन आप फला दारैन के कामों में मशगूल है। सुबह के तड़के से सूरज के ढलने तक और सूरज के ढलने से लेकर आधी रात तक आपने हर मौसम में कौम की भलाई का अपना नस्बुल ऐन बनाया। ये इंसानियत नवाजी की एक नादर व नायाब मिसाल है। ये हवाएं, ये फ़िज़ाएँ, मकातिब व मदारिस की ये दीवारें, तलबा व तालिबात के चेहरे, वालिदैन के जज्बे और मुल्क व मिल्लत की दुआएं आज आपके साथ है और ज़माने हाल से कह रही है कि ऐ खुदा बुज़ुर्ग व बरतर मोहम्मद पटेल को सेहत व आफ़ियत के साथ तवील उम्र अता कर, ताकि समाज व माशरे में एक मुखलिस, नेक और बाकिरदार सरपरस्त हमारे मौजूद रहे। आपका अपना मोहम्मद रफ़ीक शेख। शुक्रिया। लीजिए हमारे बीच एमएलए अमित साटम साहब का सत्कार करें। हाजी नवाज़ खान साहब और सलीम अलवारी साहब यहाँ पर आए, उनका भी इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देर आए दुरुस्त आए। मोहम्मद पटेल साहब की खिदमत का, जिसे हम उर्दू में कहते हैं एतराफ़िया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि देर से ही सही लेकिन बहुत शानदार तरीके से हमारे मोहम्मद पटेल, हमारे बहुत पुराने साथी, उनकी खिदमत का आज इस खूबसूरत शाम, खूबसूरत जगह, खूबसूरत इलाका, खूबसूरत एमएलए और बहुत खूबसूरत प्यारे प्यारे लोगों के दरमियान उनकी खिदमत का एतराफ़ किया जा रहा है। मोहम्मद भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और मैं आपा का ज़रूर नाम लूँगा, सायरा पटेल का, कि वो हर वक्त शाना बशाना उनके साथ रहीं। सिर्फ उनके साथ नहीं रहीं बल्कि बाज़ मरतबा उन्होंने बढ़ चढ़ कर उनके साथ काम किया। मोहम्मद पटेल साहब के बारे में एक बात शायद बहुत कम लोगों को पता हो, मैं मोहम्मद पटेल को कहता हूँ कि ये हमारे गांधी हैं। इन्होंने ज़िंदगी में गांधीगिरी बहुत की है। एक ज़माना था महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थी और हमारे मरहूम लीडर बाला साहेब ठाकरे साहब का तोती बोलता था, मतलब परिंदा भी पर नहीं मारता था बांद्रा के खेरवाड़ी के इलाके में। साटम साहब ऐसे में इन्होंने एक मोर्चे का ऐलान किया था कि जो कुछ भी हो जाए, कोई इशू था मुझे याद नहीं आ रहा है ढंग से,
बोले हाँ क्या था, हाँ चलो मातोश्री, एक हॉकर्स को लेके। और वो बड़ी अच्छी बात ये थी कि उन हॉकर्स में 80-90% मराठी लोग थे। उनके लिए इन्होंने यहाँ से एक मोर्चे का ऐलान किया। आप यकीन मानिए पूरे बम्बई शहर की पुलिस, उस वक्त कितनी पुलिस थी मुझे पता नहीं, पूरी पुलिस परेशान थी। बम्बई के एडिशनल कमिश्नर और इलाके के जो डीसीपी थे उन्होंने मुझसे कहा, अरे सलीम भाई, अरे यांना जरा तुम्ही समजवा, आमच्यावर खूप प्रेशर आहे। पर मोहम्मद भाई जो है जिद पर अड़े रहे। मोहम्मद भाई को बांद्रा वेस्ट में अरेस्ट किया गया, वहाँ उनको रोका गया, लेकिन उन्होंने जो ऐलान किया था उसको पूरा किया। उसी तरह बहुत सारे काम वो करते रहे हैं। पिछली मर्तबा जब सदर जमहूरिया का ऐलान हुआ था, आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सदर जमहूरिया के लिए मोहम्मद भाई ने मुझे कहा, सलीम भाई मैं दरख्वास्त फॉर्म भरना चाहता हूँ, मैं भी उम्मीदवार बनना चाहता हूँ, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक दिए गए हैं और मैं चाहता हूँ कि मुझे रिकमेंड करने के लिए 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे रिकमेंड करे, तो कम से कम 2-3-4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे वो करा के दीजिए ताकि मेरा काम हो जाए। और तीसरी बात मैं आपा के ताल्लुक से कहूँगा, 8 तारीख जो होती है 8 मार्च को ये बैनुल-अक़वामी ख़वातीन डे जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल वीमेंस डे। अब तो बहुत सारी तंजीमें इस प्रोग्राम को मनाती हैं। हमने आज से 23 साल पहले, ध्यान रखिए मैं जो कह रहा हूँ, आज से 23 साल पहले बम्बई में किसी मुस्लिम NGO ने पहली मर्तबा 10 मुस्लिम ख़वातीन को फेलिसिटेट किया था, उनकी खिदमत का एतराफ़ किया था और हमने दरख्वास्तें मंगाई थी। कितनी? हाँ, नीड्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम नीड्स था। और सबसे ज़्यादा जो रिकमेंडेशंस आए थे वो सायरा पटेल के लिए थे, सायरा आपा के लिए थे। हम लोगों को भी नहीं मालूम था कि ये सायरा पटेल कौन है, लेकिन जब इनके खिदमत का अहाता और जब हमको मालूम पड़ा कि वो कितना बड़ा काम करती हैं अपने इलाके के लेवल पर, तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई थी। मैं चाहता हूं कि उनका भी ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। और एक आखिरी बात, ज़िंदगी भर लड़ने वाला, लोगों को के लिए लड़ने वाले इस शख्स ने एक लड़ाई और भी लड़ी है। अभी सर 2 साल पहले इनको कैंसर हुआ था। वो लड़ाई आप तमाम लोगों की दुआ से और अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से उस लड़ाई में भी हमारे मोहम्मद पटेल साहब जो है कामयाब रहे। उनकी सेहत आज अच्छी है, आप लोगों के सामने आज वो खड़े हैं। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआगो हूँ, मैं ईश्वर से दुआगो हूँ कि हमारे मोहम्मद पटेल को और उनके अहलिया को लंबी उम्र दे, ताकि उनका साया आप तमाम लोगों के साथ कायम व दायम रहे। मैं एक बार फिर हमारे मकामी MLA, बहुत यंग, डायनामिक और कार्य सम्राट भी मैं कहूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग चूँकि गैर सियासी लोग हैं, लेकिन नज़र सब पर रखते हैं। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, उन्होंने अच्छा काम किया है, तो हम लोगों को उनकी हिम्मत अफजाई भी करनी चाहिए। मैं यहाँ पर आने पर मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। और तमाम हजरात यहाँ पर, हमारे फ़ारूक आज़म साहब बहुत बुज़ुर्ग सियासी व समाजी रहनुमा हैं। मैंने बचपन से, मतलब मैं समझता हूँ 5वीं क्लास में था मैं, जब से मैंने उनको काम करते हुए देखा हूँ। हमारे निज़ामुद्दीन राइन साहब हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं करता, माफ़ करना, मुझे आदत है ज़रा ज़्यादा वो करने की, क्योंकि एजुकेशन पर काम करते हैं, तलबा के सामने बात करते हैं, तो पौना घंटा 1 घंटा हम लोगों को दिया जाता है कि जितना बोल सकते, जितना लोगों को समझा सकते हो, उतना बच्चों को समझा सकते हो उतना समझाओ। मैं फिर एक बार तमाम ख़वातीन का यहाँ पर जो बैठी हैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की है इस प्रोग्राम में। मैं आपकी बेदारी पर दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और तमाम जो मेरे भाई पीछे बैठे हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इन बहनों का, इन हमारी प्यारी प्यारी बच्चियों का ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। थैंक यू। शुक्रिया सलीम भाई। आज यहाँ जो भी लोग आए हैं, पूरे बम्बई के NGOs के नामचीन हजरात जो है यहाँ पर मौजूद हैं। सलीम भाई है, निज़ाम भाई है, बहुत सारे पूरे बम्बई के कोने कोने से जो है NGOs ने, 100 NGOs ने जो है हमें इस कार्यक्रम के लिए हिम्मत बढ़ाई। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और जब बात चली कैंसर की, तो आज इसी मंच पर से एक कैंसर, बिस्मिल्लाह कैंसर ट्रस्ट का विमोचन हमारे साटम साहब और मंच पे उपस्थित मेहमानों के ज़रिए करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कैंसर जो है, आज इतनी बीमारी फैल रही है, सबको इसका एहतियात बरतना चाहिए और जितना हो सके ऐसे लोगों की मदद करने की भी कोशिश करना चाहिए। मेरा जब खुद केमो चल रहा था, तो मेरे बाजू में एक गरीब पेशेंट थी,
उन्होंने बताया कि भाई मेरी मम्मी को अभी केमो का पैसा देने के लिए नहीं है, तो मैंने निज़ाम भाई को फ़ोन किया और कई हज़रात को फ़ोन किया, तो मैंने मेरे बेड के ऊपर मेरा केमो लेते लेते मैंने 40,000 रुपये जमा करके दिया। तो ये जो जज्बा है कौम का काम करने का, इसके लिए ना बीमारी आड़े आना चाहिए, ना कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई सीमा आना चाहिए। कौम का काम करते रहो, ऊपर वाला आपका साथ देगा। 4 दिन पहले मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी गया, एक औरत जो है लेडीज़ डब्बे में चढ़ गई, उसकी 4 साल की बच्ची प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन चालू हो गई और खींचते हुए ट्रेन जा रही थी। मैं दौड़ करके वो बच्ची को पकड़ा और मैं इतनी बुरी तरह प्लेटफॉर्म पे गिरा, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने वो बच्ची को बचा लिया। तो बहरहाल इस तरह से काम करते रहना चाहिए। आज हमारे साटम साहब इतने पावरफुल एमएलए हमारे क्षेत्र के, सेकेंड टर्म है उनका, और कार्य सम्राट बोलते हैं उनको, और हमारे ना जात देखते हैं ना पात देखते हैं, कोई भी काम बोलो तुरंत जो है वो आगे आते हैं। मैं तमाम हमारे मुस्लिम समाज की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। और बम्बई से आए हुए, पूरे बम्बई के आए हुए 100 NGOs के बीच में आज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं साटम साहब, ये मेरे लिए और उनके लिए भी गौरव की बात है। और आज उन्हीं के हाथ से एक कैंसर फाउंडेशन ट्रस्ट का विमोचन होने जा रहा है। मैं चाहूँगा कि साटम साहब जो है इस सर्टिफिकेट का विमोचन करें। बिस्मिल्लाह कैंसर ट्रस्ट, हमारे उसके संपादक हैं सैयद बाबूलाल शेख, सलाम मुंबई के एडिटर, और हमारे बीच मशहूर शायर हमारे अजीज़ दोस्त नज़र बिजनौरी साहब भी रौनक के महफिल हैं, और कुमार कुराड़े साहब भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी इस्तकबाल है। स्टेज पे रौनक के महफिल हैं। फारूक आज़म साहब, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है फारूक आज़म साहब का। हमारे निज़ामुद्दीन रायन साहब हर संडे जो है नागपाड़ा गार्डन में बैठ करके कैंसर पेशेंट की इतनी मदद करते हैं, बहुत सारी मदद करते हैं। हमारे शाहीन जी, सलाम मुंबई के सैयद बाबूलाल शेख साहब और मिसेस शेख शाहीन जी, उनके हाथों से सत्कार हो रहा है। तालियों से मैं नवाज चाहता हूँ हमारे मोहम्मद पटेल साहब का और बहन सायरा पटेल आपा जी का, और अमित साटम साहब, उनके भी शुभ हाथों से उनका भी सत्कार हो रहा है। सैयद बाबूलाल शेख साहब के हाथों से अमित साटम साहब अपने 2 शब्द कहेंगे। आप पहले अल्ताफ़ का स्वागत कीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। सैयद बाबूलाल शेख साहब अल्ताफ़ पेवेकर जी हमारे विभाग प्रमुख है अमित शिवसेना साटम साहब का सत्कार हो रहा है। जोरदार तालियां। थैंक यू। आप कीजिए उनका स्वागत। हमारे अल्ताफ साहब का, पटेल साहब अल्ताफ साहब का स्वागत कर रहे हैं। ये हमारे फारूक आज़म साहब हैं, मुंबई की, पूरे महाराष्ट्र की मशहूर हस्ती। ये अजमेर दरगाह कमेटी के मेंबर रह चुके हैं और बहुत सारी सेंट्रल कमेटियों के मेंबर रह चुके हैं। हमारे ये जो है सियासी बैकबोन है, हमारे लिए संजीवनी है, हमारा इनका फैमिली रिलेशन है। इनके साहबजादे हैदर आज़म साहब राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। इतनी बड़ी हस्ती, आज वो खुद बीमार हैं लेकिन फिर भी मेरी मोहब्बत में वो आए हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शरीफ सर जो पूरे महाराष्ट्र के टीचर्स आईटा ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। तालियां दोस्तों। हमारे बीच शिवसेना विभाग प्रमुख हुसैन साहब भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी इस्तकबाल है। हुसैन साहब का, विभाग प्रमुख शिवसेना के उप विभाग प्रमुख हमारे हुसैन साहब आए हैं, उनका भी इस्तकबाल है, स्वागत है।